में महायुति की बैठक जारी है। मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल नहीं है। जी हां, ये बड़ी जानकारी। देवेंद्र फडणवीस के घर पर ये बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में, इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे शामिल होने नहीं पहुंचे। अजित पवार मौजूद है, छगन भुजबल मौजूद है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ये चेहरे तो वहां पर पहुंचे हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर पर ये मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर नाराजगी होगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब पावर में आने के बाद बहुमत के साथ बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर जो शानदार प्रदर्शन किया, अपनी इस अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के दम पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायदे तेज होती हुई, इस दिशा में लगातार सबके समर्थन के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई, यही बात शायद एकनाथ शिंदे को पसंद आ नहीं रही है। इस बाबत फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर पर, उनके आवास पर जो मीटिंग चल रही है, अजित पवार पहुंचे हुए उस मीटिंग में, छगन भुजबल भी इस मीटिंग में शामिल है और भी बड़े नेता महाराष्ट्र की सियासत के इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई एक चेहरा जो नजर नहीं आ रहा, जिस पर निगाहें टिकी हुई थी, वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। देवेंद्र फडणवीस के घर पर चल रही बैठक में एकनाथ शिंदे की मौजूदगी ना होना बहुत सारे सवालों को यहां पर खड़ा करती है। ऐसे में कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहने वाला है बीजेपी के सामने कि कैसे इस मामले से डील किया जाए। एकनाथ शिंदे अगर नाराज है, कैसे उनको मनाया जाए, कैसे उनको खुश रखा जाए। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। नमित, सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के घर पर ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक का क्या एजेंडा? जिस बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे और उनके ना पहुंचने से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उनकी नाराजगी इस हद तक कि मीटिंग्स में भी शामिल नहीं हो रहे हैं? या तो मेरी बातें मानो या तो फिर मैं मुंह फुला लूंगा। देखिए बिल्कुल शिल्पा, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र के सीएम को लेकर जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के घर पर फिलहाल महायुति की सभी बड़े नेताओं की एक बैठक चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यही है और ये चौंकाने वाली खबर है कि वहां पर एकनाथ शिंदे मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो बयानबाजी एकनाथ शिंदे के गुट से आई है, जो शिवसेना गुट है एकनाथ शिंदे का, वहां के अगर हम प्रवक्ता संजय शिरसाट की बात करें, उन्होंने भी कह दिया कि जो महाराष्ट्र का चुनाव था वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया था। ऐसे में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे ही बनने चाहिए। और इस मीटिंग के अंदर एकनाथ शिंदे का ना होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महायुति के अंदर कहीं ना कहीं जो कुछ गड़बड़ है वो जरूर चल रही है। हालांकि अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, क्योंकि 132 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी ने हासिल की थी। वहीं अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, उनकी जो पार्टी थी शिवसेना, उन्होंने 57 सीटें हासिल की थी। निश्चित तौर पर लगातार जो शिंदे गुट के नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो है वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ऐसे में अगर बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर समाज के अंदर जो संदेश है वो गलत जाएगा। तो ऐसे में लगातार जो शिंदे गुट के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग मुख्यमंत्री के लिए फाइनल कर लिया गया है। हालांकि एक प्रस्ताव जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से, एक नया प्रस्ताव जो है वो बीजेपी को जरूर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने खुद को और अपने बेटे को डिप्टी सीएम की मांग की है। इसके साथ साथ गृह विभाग अपने पास रखने की भी बात उन्होंने की है और सीधे तौर पर कहा है कि शिंदे गुट की तरफ से जो है 2 डिप्टी सीएम बनने चाहिए। अब बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो एक नया प्रस्ताव एकनाथ शिंदे ने भेजा है, उस नए प्रस्ताव पर बीजेपी आखिर क्या सोचती है। कुल मिलाकर आसानी से हथियार डालते दिखाई नहीं दे रहे हैं एकनाथ शिंदे। हर संभव तरीके से प्रयास कर रहे हैं, नए नए प्रस्ताव ला रहे हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन किसी भी तरीके से सीएम की कुर्सी मेरे पास बनी रहे। ऐसे में 2-2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी उनके सामने रखा गया है। देवेंद्र फडणवीस अगर सीएम होंगे और अजित पवार दोबारा से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम भी डिप्टी सीएम के लिए आगे कर दिया है। कुल मिलाकर क्या लग रहा है नमित, क्या एकनाथ शिंदे की इन मांगों को दरकिनार करके, इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है? अजित पवार के समर्थन के साथ पूरी तरह से क्या इग्नोर अगर कर दिया जाए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं?
देखिए, अगर एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जाएगा तो फिर उसके दो मायने निकलते हैं। पहला ये कि बीजेपी सरकार तो बना लेगी, क्योंकि 132 का एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पास है। और उसके बाद अगर हम अजीत पवार गुट की बात करें तो उनके पास भी 41 सीटें हैं। ऐसे में अगर दोनों को मिला दे तब भी बहुमत के पार आंकड़ा हो जाता है। तो सरकार तो बीजेपी बना लेगी, लेकिन जिस चेहरे पर बीजेपी ने एनडीए ने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र के अंदर, अगर उस चेहरे को नाराज करके सरकार बनाई जाती है तो फिर संदेश जो है वो गलत जाएगा समाज के बीच में, और ये ऐसा बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी। यही वजह है कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ जो बड़े नेता है वो एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गुट को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब नतीजे आए थे महाराष्ट्र के शिल्पा, उस दौरान एकनाथ शिंदे की तरफ से भी इस तरीके के बयान जो है वो सूत्रों से सामने आए थे कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा तो वो फिर उस सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो सरकार में नहीं शामिल होंगे। लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, अगर एकनाथ शिंदे इस गुट से हटते हैं तो फिर जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अजीत पवार का गुट है या फिर बीजेपी का गुट है, उन दोनों के भी हम संख्या बल को मिला दे तो सरकार तो बन जाएगी। लेकिन जो शिवसेना गुट के जो और संख्या इस समय जो जोर है वो बीजेपी की तरफ, 132 आंकड़ा बीजेपी का, वो कुल मिलाकर माना जाए कि देखिए ये जो नया प्रस्ताव रखा गया है कि एकनाथ शिंदे थोड़ा तो झुके कि चलिए मैं ना सही, मेरा बेटा ही सही, मेरे बेटे का राजनीतिक भविष्य ही चमक जाएगा, डिप्टी सीएम के पद पर अगर उन्हें बिठा दिया जाएगा तो क्या इन शर्तों पर लग रहा है एकनाथ शिंदे मान जाएंगे? देखिए, बिल्कुल इंटरनली बात जरूर हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो कुछ बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो इंटरनली एकनाथ शिंदे से बातचीत कर रहे हैं और उनका जो नया प्रस्ताव आया है अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा उठा है कि आखिर गृह विभाग क्या एकनाथ शिंदे के बेटे को दिया जा सकता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब मंत्रालयों का बंटवारा होगा वहां पर गृह विभाग सबसे बड़ा विभाग होता है और उसकी मांग एकनाथ शिंदे ने कर दी है कि गृह विभाग उनकी पार्टी के पास होना चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए क्या वो गृह विभाग जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के खेमे में दे सकती है नहीं। हालांकि जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि एक इग्नोरेंस का यह भी एक कारण निकल कर आ रहा है कि एकनाथ शिंदे को शायद इसलिए भी इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के पास नंबर है और महाराष्ट्र के अंदर नंबर गेम काफी अहमियत रखता है। इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। अगर हम बात करें बीजेपी एक तरफा अपना डंडा चलाएगी या फिर सोशल प्रेशर की वजह से एकनाथ शिंदे की मांगे मान ली जाएगी, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।